अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। आलमी हालात हाज़रा। आज की सबसे बड़ी खबर, पूरी दुनिया की निगाह बांग्लादेश पे है। 2024 के इनक़िलाब के बाद ये पहला इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके बारे में उम्मीद की जा रही है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। फ्री तो है, लेकिन फेयर होगा या नहीं होगा, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को तो बैन कर दिया गया है। तो लोग कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन तो है ही नहीं, जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसी को इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया गया। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि फेयर इलेक्शन इस लिहाज से है कि वो जब थी तो जमात इस्लामी वगैरह को नहीं लड़ने देती थी, तो इस लिहाज से बराबरी वाला इलेक्शन है। तो देखिए क्या होता है। तो बांग्लादेश जो है कसीरुल आबादी वाला मुल्क है, और यहाँ पर समझ जाइए कि तकरीबन 13 करोड़ लोग जो है वोट करने वाले हैं, और 300 सीट के लिए जो है वो लोग वोट डाल रहे हैं, जिसमें से एक कैंडिडेट की मौत होने की वजह से उसको अभी जो है डिले कर दिया गया है। तो 299 सीट के लिए लोग वोट करने जा रहे हैं। 7 ही बजे से मामला शुरू हो गया है, 4 बजे तक मामला रहेगा, और उसके बाद फ़ौरन जो है गिनती शुरू हो जाएगी। तो आज जो है बहुत गहमा गहमे वाला दिन भी रहेगा और रात भी रहेगी। और इलेक्शन वगैरह से मुझे काफ़ी दिलचस्पी है, और बांग्लादेश पड़ोसी भी है, तो इस लिहाज से मैं थोड़ा सा जो है इसको तो रिज़ल्ट को तो फॉलो करूँगा। काफ़ी दिलचस्पी है मुझे, तो आज रात तो मैं बिज़ी रहूँगा। और चूँकि बहुत ज़्यादा जो है कांटे की टक्कर है, और थोड़ा सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी लग रहा है होगा, जबकि डर है कि कहीं बीएनपी वाले धांधली ना करें। लेकिन इतने लोग पहुंच गए हैं ऑब्जर्वर वगैरह पूरी दुनिया से कि अब थोड़ा सा धांधली करना मुश्किल होगा। तो अभी तक तो लग रहा है कि जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, और 350 सीट है, तो 50 सीट जो है औरतों के लिए मखसूस हैं। तो वो समझ जाइए कि जिस पार्टी को जितनी सीट मिलती है 300 में से, तो उसी हिसाब से जो है उनको सीट अलॉट कर दिया जाता है। तो इलेक्शन जो है वोट के ज़रिए से वो 300 ही के लिए है, गर्चे पार्लियामेंट जो है उनके वो 350 के। और यहाँ पर जो है एक रेफरेंडम भी हो रहा है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है एक चार्टर बनाए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार होना चाहिए, तो वो भी सवाल किया जा रहा है कि क्या आप लोग सुधार के लिए तैयार हैं? जो चार्टर में दिया गया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? तो उसमें 50% से ज़्यादा लोग हाँ बोलेंगे, तब वो जो है सुधार का काम शुरू होगा, और नहीं तो ऐसे ही रहेगा। तो देखिए, तो 2 रहमान के बीच में टक्कर है, जिसकी वजह से इनामुर रहमान को भी दिलचस्पी है। तारिकुर रहमान और डॉक्टर शफीकुर रहमान। मैं डॉक्टर तारिक लगा देता था, तो बांग्लादेश से ही कोई मेरे व्यूवर हैं, उन्होंने कहा नहीं वो डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ तारिकुर रहमान है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो खालदा ज़िया का बेटा है, बाकी अब बहुत ज़्यादा खूबी भी है नहीं उसके अंदर। और एग्ज़ाइल में रहा है, लंदन में पला बढ़ा है, समझे 17 साल से वहीं था। तो बांग्लादेश की समझ भी है या नहीं है, गॉड नोज वेल। लेकिन कंपेन वगैरह तो ठीक किया है, और माँ अगर बीमार रहती तब तो कुछ और रहता। अभी सिंपैथी भी है उसकी वालदा के इंतकाल का, और हुकूमत चलाने का तजुर्बा भी है। तो लेकिन यह है कि अभी जो उसके अगेंस्ट में मामला जा रहा है कि धांधली के ज़्यादा मौका नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया से ऑब्जर्वर पहुंच गए, मीडिया वाले पहुंच गए, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया ही में इलेक्शन हो रहा। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन का मुद्दा जो है वो है करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी। तो ये करप्शन के मामले में ये है कि 100 में से जो है 90% आप जमात इस्लामी को दे सकते हैं कि उनका जो है रिकॉर्ड सही रहता है। और फिर उनका अलायंस भी मजबूत है, 11 पार्टियों का अलायंस उन्होंने डॉक्टर शफीक साहब ने बनाया है। और डॉक्टर शफीक साहब बहुत है, शफीकुर रहमान साहब बहुत ही दमदार लीडर है, शेख हसीना के टाइम में जेल में भी रहे हुए हैं। तो इस लिहाज से जो है, और फिर नाहिदुल इस्लाम वगैरह भी उनके साथ है। तो इस वजह से जो है बहुत ही कांटे की टक्कर है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। तो इस लिहाज से मैं भी नहीं करता हूँ
खामखा जो है दिल धड़कता रहता है, बात सही हो या गलत हो। आज मैं रिज़ल्ट को एंजॉय करना चाहता हूं, लिहाजा मेरे तरफ से कोई प्रिडिक्शन नहीं है। अगर पहले मैं किया भी हूं तो मैं कैंसिल करता हूं। अब मैं थोड़ा सा एंजॉय के मूड में जो है आज इलेक्शन रिज़ल्ट देखूंगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। और मेरे लिए ये ज़ाती लिहाज से खुसूसी दिलचस्पी के बाइस है आज के रिज़ल्ट, देखता हूँ कि कौन जीतता है। और बांग्लादेश के बारे में सच जो है बहुत कुछ जानते नहीं है, तो उतना बता भी नहीं सकते। और इंडियन मीडिया ही जो उर्दू समझते हैं, तो वो जो वहाँ से भेज रहे हैं वही हम लोग देख रहे हैं, या फिर अल जज़ीरा वगैरह को देख रहे हैं। तो असल तो वो लोग बांग्लादेश में बात भी बंगाली में बात करते हैं, तो उतनी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये अभी इलेक्शन के ज़रिए ही बहाने ही बांग्लादेश के बारे में बार बार जो है न्यूज़ और आर्टिकल पढ़ने का दिल करता है। तो एक चीज़ मालूम हुई जो शायद आप पहले से जानते हो, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग था, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि देखिए ये जो है गॉड गिफ्टेड बहुत ही मालदार मुल्क है, बहुत ही, यानी इतनी ब्लेसिंग पूरे इलाके में किसी मुल्क के पास नहीं। हम लोगों को तो बस बांग्लादेश का जो है कुछ लुंगी पहने लोग और गरीब गुरबा और सैलाब आया हुआ और ये सब ठीक है, लेकिन गॉड गिफ्टेड चीज़ जो है इतनी फर्टाइल ज़मीन कहीं की नहीं है। इसी वजह से जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो सोने की चिड़िया जो असल कहा जाता था वो बंगाल को कहा जाता था। जब उन लोगों को बंगाल के बारे में मालूम हुआ है तब कहा अरे खजाना तो यहाँ है छिपा हुआ। तो बंगाल जो है ये इंडिया का भी बंगाल, वेस्ट बंगाल, और ये समझिए पूरा ऐसे ये जो बंगाल है ये इतना फर्टाइल है कि आप अंदाजा ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर नदी नाले इतने ज़्यादा हैं। देखिए इंडिया में जो फर्टाइल ज़मीन है ना, ये नीचे नहीं है, नीचे तो ये तो पहाड़ वगैरह रेगिस्तान वगैरह इधर जैसा, ये देखिए ऐसे है, ये जो ऐसे आप कह सकते हैं। इस पे बहुत अच्छी वीडियो ध्रुव राठी भी बनाया है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये जो है ना, ये पूरा पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक इंडिया पूरा ये जो है फर्टाइल ज़मीन है। तो पहले चूँकि ज़माने में एग्रीकल्चर ही पे पूरी डिपेंडेंस थी, खाना मिल गया, पानी मिल गया तो बस हो गया। इसी वजह से आपको इधर आबादी ज़्यादा मिलेगी, इधर आबादी कम मिलेगी। ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब ज़माना आया है तब इन लोगों की अहमियत बढ़ गई है इधर सब में साउथ की, वरना जब तक एग्रीकल्चर पे मामला था तो इधर ही आबादी थी। जिधर खाना मिलेगा उधर ही जो है ज़िंदगी रहेगी, जिधर ज़िंदगी रहे उधर ही आबादी। तो इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली। लेकिन बांग्लादेश में आप जानते हैं कितना डेंस है, यानी इंडिया से भी 4 गुना ज़्यादा डेंस। सिर्फ ढाका में आप जानते हैं 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं ढाका में, कैपिटल में। पूरा ऑस्ट्रेलिया समा सकता है, पूरा मलेशिया उसमें समा सकता है, पूरा सऊदी अरब उसमें समा सकता है, सिर्फ ढाका में। तो वो उसकी वजह ही ये है, वजह यह है कि जहाँ आदमी को खाना मिलेगा तो थोड़ी सी ज़मीन भी है वो उपजा करके सफिशेंट हो जाता था। फिर कहीं किसी को इधर खाना नहीं मिल रहा, इधर नहीं मिल रहा, वो धीरे धीरे चले जाते, जिधर खीर उधर भीड़। जैसे आजकल आप देख लीजिए दुबई में, रेगिस्तान में लोग क्यों भागे जा रहे हैं, इधर पैसा उधर जा रहे हैं। आजकल के पैसे का ज़माना, पहले ज़माने में अनाज का दौर था। तो इस लिहाज से आप समझिए कि यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पे भी नदी वगैरह है, ये गंगा जमुना ये सब, लेकिन ये सब गंगा जमुना सब जो है यहीं गिरता है। इधर से ब्रह्मपुत्रा भी गिरता है, दोनों नदी का इतना बड़ा डेल्टा बनाता है ना कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। इसीलिए सैलाब भी आता है, लेकिन फर्टाइल ज़मीन बहुत ज़्यादा है। अगर सही से मैनेज किया जाए तो बांग्लादेश फिर सोने की चिड़िया बन जाए। और अंग्रेज़ों ने यहीं लूटा था पूरी तरह। 1943 में तकरीबन 30 लाख के करीब जो है अंग्रेज़ों की पॉलिसी की वजह से इंडियन लोग मारे गए थे, उसमें से ज़्यादातर ये बंगाल ही के थे। तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ का सारा अनाज उठा करके जो है रिजर्व गोदाम में भर लिया था अंग्रेज़ों ने,
कि हमको जंग के लिए अपने सैनिकों को खुराक देना है, लिहाजा यहाँ के जो किसानों के लिए अनाज ही नहीं छोड़े। बेचारे अनाज उगा करके अनाज के लिए तड़प के मर गए। इतने जालिम लोग हैं ये लोग। और कोई नहीं कहता कि ये जो जेनोसाइडल है, ये क्रिमिनल है, या कंपनसेशन दे, या कम से कम माफी ही मांगे। ऑन रिकॉर्डेड बात, 30 लाख के करीब। तो यहीं पर जो है सब लोग, अभी इलेक्शन है, देखिए क्या होता है। तो दुआ करें कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आराम से जो है हो जाए और एक नई गवर्नमेंट बन जाए और इंडिया से बेहतर ताल्लुकात भी रखे और मुसलमानों के लिए ज़्यादती हो हिंदुस्तान में तो आवाज़ भी उठाए, ये सारी चीज़ें हों एक मुसलमान नाते। 1971 में जो है ये पाकिस्तान से टूट करके बना था। तो ये म्यांमार जो है ये 1937 में अंग्रेज़ों ने इसको अलग कर दिया था। फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया। फिर 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ाद कर दिया और फिर जो है 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया। वरना अंग्रेज़ों की हुकूमत समझिए कि यहाँ से एकदम यहाँ तक थी, म्यांमार तक एकदम ऐसे। अभी अंग्रेज़ों की हालत ख़राब है, वरना एक ज़माना था कि जो है उसकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था। अब सूरज कहाँ से गुरूब नहीं होता था? ये न्यूजीलैंड से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, फिर ये मलेशिया और ये समझ इंडोनेशिया डच के हाथ में था। अब फिर ये म्यांमार से लेकर के पूरा इंडिया और पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक भी पहुंच जाता था कभी कभी। फिर इधर जो है ऐसे थोड़ा सा ये इलाका भी था और फिर ये मिस्र, सूडान, ये सब होते हुए ऐसे जो है पूरा ऐसे करके एकदम जो है पूरे में था। फिर यहाँ पे भी जो है ये था थोड़ा थोड़ा करके कहीं पे। फिर इधर जो पूरा कनाडा था, फिर इधर जो है अमेरिका का 13 स्टेट्स था मतलब। और फिर इधर जो है इराक और फिर जो है जॉर्डन, ये सब पूरा इसके अंडर में था। ये आप समझ जाइए। और आज हालत ख़राब है कि देखिए कि स्टार मरकब जो है इस्तीफ़ा देता है। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए कि ईरान का क्या हुआ, बेंजामिन नेतन्याहू गया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। कल सख्त सिक्योरिटी में उसका जो इस्तकबाल हुआ। तो जाते के साथ ही पहले तो वो जो है बोर्ड ऑफ पीस को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से जो है क्लोज डोर मीटिंग हुई है। अब क्लोज डोर मीटिंग में तो जो बात वो खुद बताएगा वही बात हम लोग समझेंगे क्या क्या बातें हुई है। लेकिन आव भाव से यही लगता है कि उसका कहना यही है कि अच्छा मौका है, ईरान पर हमला कर दो और उसको जो है बेदस्तों पा करके हमें जो है सुपर पावर बना दो। फिर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन हम तो नहीं लड़ सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप लड़ने के मूड में है नहीं, क्योंकि ईरान ने भी थोड़ा सा जो है दमखम दिखाया कि हम भी लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा, डरेंगे तो नहीं, चाहे जीते या हारे। ये असल तेवर है। अब इस तेवर के सामने थोड़ा अमेरिका डर रहा। अमेरिका की पॉलिसी आप समझ लीजिए कि अगर उसको लगे कि हमारे 10 फौजी भी मारे जाते हैं ना, तो फिर वो जो है टचक जाते हैं, वो लड़ने के मूड में नहीं रहते। उनको 100% सेफ साइड है तभी लड़ते हैं। फिर वो मैदान में और मार खाए वो अलग मैटर है, लेकिन पहली प्लानिंग में उनको एकदम सेफ साइड चाहिए तभी जा कर के वो कुछ कर। लेकिन ईरान ने इधर जो है थोड़ा सा दमखम दिखाया है कि ठीक है, सरेंडर तो नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, लड़ेंगे भिड़ेंगे। और कल जो है सेलिब्रेशन का भी दिन था। गर्चे ईरान में इनकलाब तो आ गया था कुछ दिन पहले ही 1979 में, लेकिन 11 फरवरी को जो है वो पूरी हुकूमत का बागडोर संभाले थे। वरना 1 फरवरी को जो है अली खामनेई साहब जो है फ्रांस से आ गए थे। तो इस लिहाज से 11 तारीख जो है ये 47वां जो है उनका सालगिरह था इनकलाब का। तो काफ़ी लोग जो निकले थे सड़कों पर। तो कुछ लोग हिमायत में भी निकले थे और कुछ लोग अगर गुस्सा भी थे, लेकिन ये अमेरिका इजराइल के जो है हालात देख करके वो लोग भी जो फेवर में आ गए कि नहीं, इस तरह से तो जो है हम अपने मुल्क पे हमला नहीं होने देंगे। फिर तो सारे गुस्से को जो है साइड में रखो और हम अपनी हुकूमत के साथ। तो ये जो है फ़ायदा भी किया है ईरान की हुकूमत को। तो अब यह डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है कि देखो भाई, ये बात जो है
किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है और हम फिर डायलॉग करेंगे ईरान से, और डायलॉग अगर बेनतीजा रहा तो हम देखेंगे, वरना हमारी टॉप प्रायोरिटी यही है कि हम नेगोशिएशन से हासिल करना चाहते हैं। अब यह है ईरान है कि वो कह रहा है कि जो है न्यूक्लियर के लिए तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, तुम बोलो कि ठीक है नहीं बनाना है वो सब मान लेंगे हम, लेकिन हमारे भी शरात मानने पड़ेंगे कि तुमको हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाना पड़ेगा। अब बेंजामिन नेतन्याहू का कहना यह है इजराइल को कि अगर न्यूक्लियर के बारे में तुम बात करते हो तो इसमें कौन से कमाल की बात है, इसमें तो तुम पहले ही बोले थे कि जून में जब हम बमबारी किए थे तो उसके न्यूक्लियर ठिकाने को बर्बाद कर दिए थे, तो बर्बाद चीज पर जो है निगोशिएशन करके तुम क्या मिला तुमको, तो वो तो हो गई, वो तो न्यूक्लियर फैसिलिटी तो बर्बाद कर दी है, अब दोबारा नहीं करे उसके बारे में बात कर लेना, ठीक है। अभी जो निगोशिएशन कर रहे हो तो मिसाइल के बारे में बात करो ना, प्रॉक्सीज के बारे में बात करो ना, तब जाकर निगोशिएशन की कामयाबी मानी जाएगी ना। ईरान कह रहा है कि नहीं, ये दोनों तो नॉन निगोशिएबल है, खासतौर से मिसाइल ही से तो इजराइल डरता है, और उसी को हटा देंगे तो फिर हमारा वजूद ही क्या रह जाएगा। तो इस लिहाज से जो है देखिए मामला, तो अब यह है कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल वगैरह के बारे में अगर हो सकता है वादा कर दे तो वादा कर दे, इजराइल तक का तो वादा नहीं करेंगे कि वो वहाँ तक ना जा पाए, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मैं तो बताया कि ईरान की जो बहुत बड़ी गलती हुई कि फ़लस्तीनियों का वो उन्होंने उस तरह साथ नहीं दिए जिस तरह से उनको साथ देना चाहिए था। तो अब यह है कि आँच तो हर के पास आनी है, तो देखिए अगर वो सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने ये किया तो मुश्किल हो जाएगा। अब बकिया जो है इजराइल की दरिंदगी की सज़ा ईरान के ज़रिए अल्लाह ताला दिलाना चाहता है, तो ईरान को बचा के भी रख सकता है। दोनों पहलू है, देखिए क्या होता है। अब इसके बाद अगर बात की जाए ज़ेलेंस्की की, तो ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देखिए तीसरा राउंड भी जो है हमारा होने वाला है नेक्स्ट हफ्ते, और वो ज़्यादा इम्कान है कि मंगल या बुध को हो जाए रशिया से बात, गर्चे रशिया ने इसके बारे में कुछ नहीं अभी कहा। अब ज़ेलेंस्की की बात से जो है बात जो समझ में आती है वो ये कि वो इलेक्शन के बारे में बहुत बात कर रहा है कि रेफरेंडम कराना है, इलेक्शन कराना है, रेफरेंडम कराना है, इलेक्शन कराना है, अब कराना भी नहीं चाह रहा, तो फिर ऐलान क्यों कर रहे हो भाई। तो ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका की तरफ से बहुत सख्त दबाव है कि तुम इलेक्शन कराओ, और डेडलाइन भी दे दिया गया है कि 15 मई तक अगर इलेक्शन नहीं कराए तो फिर हमारे तरफ से कोई गारंटी वगैरह नहीं मिलेगी, जो भी गारंटी झट्ठा सच्चा झूठा जो भी देना चाह रहा हूँ वो भी नहीं दूंगा, जाओ। तो उसके दबाव में आकर के वो इलेक्शन करने लगता है। फिर इधर यूरोप वाले चिल्लाने लगते हैं कि जंग के दरमियान में तुम इलेक्शन कैसे कराओगे। जंग इलेक्शन का मतलब ये है कि जो है बहुत सारे लोगों को जो है तनकीद का मौका देना, तो तुम आपस ही में लड़ोगे तो रशिया को तो और फ्री हैंड मिल जाएगा। तो इस लिहाज से इलेक्शन तो बिना जो है समझौता हुए इलेक्शन तो मुनासिब ही नहीं है। वो तो समझिए कि जब बाहर से जंग नहीं रहती है तो आपस में लोग जो है फ्रेंडली फाइट करते हैं। इलेक्शन का मतलब क्या, फ्रेंडली फाइट। अब तुम आपस ही में फ्रेंडली फाइट करने लगोगे तो बाहर वाले तो मौका उठाएंगे ही, फायदा उठाएंगे ही। तो इलेक्शन मत करो, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रहा कि ठीक है आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन ना कराओ, लेकिन बॉस तो कह रहा है कि इलेक्शन कराओ, और उसने डेडलाइन दे दिया है कि 15 मई तक होना चाहिए। तब हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, ये वाला मामला है। और इधर जो है अमेरिका जो है अपनी गोटी लाल करने में लगा हुआ है, कह रहा नहीं करना, जंग जारी रखना तो जारी रखो। अब यूरोप वाले जो है 90 बिलियन और जो है लोन देने की बात की है, ठीक है और तुमको देंगे लेकिन जंग जारी रखो। यूरोप वाले चाहते हैं कि ये जो है अच्छा कंधा मिला हुआ है, बफर जोन के तौर पर हमारे लिए काम कर रहा है, और धीरे धीरे रशिया कमज़ोर भी हो रहा है, तो जंग जारी रहनी चाहिए, आज न कल रशिया कमज़ोर होगा ही। तो इस लिहाज से वो पैसा भी दे रहे हैं, लड़ने की हिम्मत है नहीं। लेकिन इधर क्या है कि अमेरिका जो है चुपके से फ़ायदा उठा रहा है। आज ये यूरोप वाले परेशान हैं। अमेरिका जो है चुपके से गया और जो है आर्मीनिया से जाकर के समझौता कर लिया,
अमेरिका जो है जेडी वेंस अभी किया हुआ है और अज़रबैजान से कल समझौता कर लिया इल्हाम अलीयव से। और इधर सेंट्रल एशिया में धीरे धीरे 5 ममालिक से जो है ताल्लुकात सवार कर रहा है। तो रशिया के एक एक जो है इत्तेहादी को अपने तरफ खींचे जा रहा, लेकिन ये यूरोप की तरफ नहीं जा रहे, ये अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तो यूरोप वाले कह रहे कि खर्चा हम करें और फिर जो है उसका फ्रूट जो है वो अमेरिका खा रहा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अमेरिका फर्स्ट, हम तो इसमें 1 रुपया भी नहीं खर्चा करेंगे, हमारा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना तो कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रशिया कमज़ोर होगा तो उसका फ़ायदा मैं उठाऊंगा। जैसे रशिया के पास अभी ताकत जो है मौका ही नहीं है कि वो जो है दूसरी तरफ ध्यान दे सके, लिहाजा उसके एक एक इत्तेहादी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है यूरोप वाले भी परेशान हैं। मैक्रोन भी बार बार कह रहा है यूरोपियन लीडरों को कि भाई होश के नाखून लो, देखो मामला किधर जा रहा, तुम लोग इमामत दे दिए हो अमेरिका को, अमेरिका सिर्फ अपना मफाद देख रहा, हमारे बिहाफ पे तो कुछ कर ही नहीं रहा, हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा, हमसे तो दुश्मनी पाले हुआ है। और इधर मैं बताया कि जर्मनी में और फ्रांस में, यूरोपियन यूनियन में भी जो है एक तरह से कोल्ड वॉर शुरू है। जितनी बातें कल परसों बताया था उसको तो जहन में रखिए ही। और एक और बात सामने आ रही है कि फ्रांस जो है कुछ यहाँ से जो है यूरोपियन यूनियन से पैसा चाहता है, डॉलर वगैरह चाहता है, इन्वेस्टमेंट चाहता है, जर्मनी देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मसला है। फिर ये लोग जो है क्लाइमेट को लेकर के फ्रांस वाले ज़्यादा सीरियस हैं, ग्रीन एनर्जी वगैरह को लेकर के। जर्मनी कह रहा कि जाने दो, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप नहीं ध्यान दे रहा था, हम लोग को भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जर्मनी के पास कोयला बहुत ज़्यादा है, तो उसी पर जो वो इंडस्ट्री को ले जाना चाहता है। उसका कहना यह है कि रशिया से अगर ऑयल और गैस नहीं आएगा तो हमारे पास कोयला है, कोयला से कर लेंगे। लेकिन फ्रांस कहता है कि नहीं, इतने दिनों से जो हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज पे काम किए हैं तो सब बर्बाद हो जाएगा, फिर जहाँ से चले तो वहीं वापस आ जाएंगे। बड़ी मुसीबत है। फिर यूरोप वाले अमेरिका को जो है डिश देने के लिए मंसूबा बना रहे हैं कि इधर का जो है वीज़ा कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये सब जो है मास्टर कार्ड वगैरह है, सबको यहाँ से आप निकाल बाहर करके अल्टरनेट ये लोग बनाना चाह रहे हैं। तो कल मैं बताया था कि डॉलर को तो सब लोग ही कर ही रहे हैं। रशिया जो है अब रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर को नहीं खरीद रहा है। चाइना जो कह रहा है कि जो खरीदे हुए हैं उसको डंप कर दो। इधर जो है ऑटोमेटिकली जो अपने आप जो है यौन मजबूत हो गया है सोनाई तकाइची के जीतने के बाद डॉलर के मुकाबले में। और अब ये लोग इतने बड़े मार्केट में से जो है अमेरिका को आउट करना चाहते हैं, वीज़ा कार्ड को, मास्टर कार्ड को। कह रहा है कि आप हम लोग अपना एक बनाएंगे। आप जानते हैं 24-25 ट्रिलियन का जो है इसमें ट्रांजैक्शन होता है। जैसे इंडिया में यूपीआई है ना, तो इन लोगों का भी अपने अपने मुल्क का है, लेकिन एक कंबाइंड यूरोपियन यूनियन का नहीं है, यूरोप जोन का नहीं है। अब उसके बारे में ये लोग जो है काम करना शुरू कर दिए, बल्कि काम तो कर रहे थे, अब ऐलान कर दिए। तो इस लिहाज से फाइनेंशियल जो है ये लोग भी जो है वो सबक सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को। तो ये कोल्ड वॉर इन लोगों का चल रहा है, तो देखिए कि क्या होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है बात चल रही है, अभी कल मैं बताया था, तो इसके जो है राजधानी कहाँ पे, वेस्टर्न सहारा की, मोरितानिया कहते नवाशोत है। तो वेस्टर्न सहारा की जो राजधानी है वो यहाँ पे है, ये देखिए अल उयून नाम है, ये देखिए। लायोने, लेकिन ये समझे कि ये फ्रेंच लफ्ज़ है लायोने। अलुयून है, अलुयून माने चश्मा। लेकिन ये चूंकि जो है मराकश के अंडर में है, तो ये लोग जो है पोलिसारियो वाले जो अपना कैपिटल बनाए हुए हैं वो यहाँ पे बनाए हुए हैं। और कैपिटल जो है वो टेम्पोररी कैपिटल है कोई, ये टिफारिती, ये देखिए टिफारिती, ये कैपिटल है प्रैक्टिकल। लेकिन इन लोगों का असल कैपिटल जो है वो अलयून है, लेकिन अभी चूंकि वो मराकश के अंडर में है। ये देखिए यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए टिफारिटी। तो कुछ साहब जो है वो परेशान होते कि भाई यहाँ पे तो उसका कब्जा ही नहीं, तो वहाँ पे कैसे कैपिटल है।
तो आइडियल कैपिटल उनका वही है, लेकिन प्रैक्टिकल कैपिटल अभी ये बना के रखे हुए हैं। तो ये चंद बातें थी जो सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और कनाडा से जो है डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है, और उसने कहा कि तुम्हारा जो है ब्रिज ही बंद कर देंगे हम, मिशिगन और जो है ओंटारियो आने वाली जो है। चाइना ने कहा अरे भाई इतनी क्यों दुश्मनी का मोल ले लिया, अगर उसने ट्रेड डील कर लिया तो इसमें क्या है, इक्वलिटी के बेस पे हुआ है। वो कह रहा नहीं, अब कनाडा को सबक सिखाएंगे, उधर से ब्रिज ही बंद कर देंगे, सामने आने ही नहीं देंगे। तो कनाडा की जो है हालत ख़राब है। कनाडा में 10 स्टेट्स हैं, 3 प्रोविंस हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट में 50 स्टेट्स हैं। तो इस लिहाज से जो है फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।